हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित साव फिजिक्स। कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मेहनत भी कर रहे होंगे। आज हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के साथ साथ कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे। साथ ही साथ अपन पढ़ेंगे कूलाम के नियम का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे कि कैसे अध्यारोपण का सिद्धांत होता है ना, बल के लिए, विद्युत बल के लिए, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। चलिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या बोलता है, इसको समझने के लिए छोटा सा डायग्राम समझिए। हमारे पास दो आवेश हैं, पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश क्या है, Q2 है। दोनों की बीच की दूरी क्या लेके चलते हैं, R लेके चलते हैं। अब कूलाम का नियम क्या बोलता है, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में आ गया क्या बता रहा हूँ? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्यों बोल रहा है? क्योंकि अगर दोनों धनात्मक होंगे तो, एक ऋणात्मक होंगे तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों समीकरण को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 डॉट Q2 अपॉन आ जाएगा R स्क्वेयर। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू को जब रिमूव करते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। तो F इज इक्वल हो जाएगा K स्मॉल के Q1 डॉट Q2 अपॉन R स्क्वेयर। ये स्मॉल के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल के का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है। क्या होती है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब होता है माध्यम की विद्युतशीलता। क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। इस एप्सिलॉन का जो मान होता है वो होता है, आगे टॉपिक में बताऊंगा मैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो या वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है। वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, या इसको निरपेक्ष विद्युतशीलता भी बोल सकते हैं आप, निरपेक्ष विद्युतशीलता। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपको पता होगा, 8.854 इंटू 10 की पावर -12। 8.854 इंटू 10 की पावर -12 होती है। इतना क्लियर हुआ। ये किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। अब इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। इतना क्लियर हो गया। तो ये वायु या निर्वात की क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन आर जो होता है वो कहलाता है क्या, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, ठीक है। यही जो एप्सिलॉन आर जो होता है वो कैपिटल के इक्वल होता है। कैपिटल के ना, ये हाँ स्मॉल के, ये क्या है, कैपिटल के है। कैपिटल के को बोला जाता है क्या, माध्यम का परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो गया, कैपिटल के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कैपिटल के भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो किसी माध्यम के लिए जो सूत्र है वो क्या हो गया, FM बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 डॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर। किसके लिए, माध्यम के लिए। कोई भी आप माध्यम ले सकते हो, ये हो गया माध्यम के लिए। और वायु या निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ वायु या निर्वात के लिए K का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 1 हो गया, Q1 डॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि वायु या निर्वात के लिए कैपिटल के का मान क्या होता है, 1 होता है। किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए। इतना क्लियर हो गया। तो ये होता है कूलाम का नियम। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसमें जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 की पावर क्या होती है, -12 होती है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें आंसर आता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है। तो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू का मान क्या रखेंगे, 9 × 10⁹ रखेंगे। तो ये कहलाता है कूलाम का नियम। क्या कहलाता है कूलाम का नियम? क्या बोलता है, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का मान उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला टॉपिक है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता परावैद्युतांक क्या होता है? वायु या निर्वात में किसी भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल और उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। इतना क्लियर हुआ? तो इसी को अपन बोल सकते हैं एप्सिलॉन आर, या क्या बोल सकते हैं, कैपिटल के बोल सकते हैं। एप्सिलॉन ए क्या होता है हवा में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डॉट Q2 अपॉन क्या होता है, R² होता है इसका मान। और किसी माध्यम में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 डॉट Q2 अपॉन क्या होता है, R² होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन बचेगा यहाँ पे, ये सब पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन आर का जो मान है वो क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से जब एप्सिलॉन निकालेंगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को बोल सकते हैं के एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर हुआ? तो ये कहलाता है क्या, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम के सदिश रूप के लिए पहले ये डायग्राम समझ लेते हैं, है ना। तो कूलाम के नियम को लगाने के लिए कितने आवेश चाहिए, दो आवेश। पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश हो गया Q2। Q1 का जो स्थिति सदिश है वो मान लो R1 लेके चलते हैं, और Q2 का जो स्थिति सदिश है वो क्या लेके चलते हैं, सदिश R2 लेके चलते हैं। ठीक है, इन दोनों को अपन आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एकक सदिश बनेगा कहाँ से, 1 से 2 की दिशा में। कहाँ से, 1 से 2 की दिशा में। और यहाँ से एकक सदिश बनेगा कहाँ, 2 से 1 की दिशा में। तो ये हो जाएगा R21 कैप। और R12 और R21 दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये अपन लेके चलते हैं। अब देखते हैं Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q1 पर लगने वाला बल। तो Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल मतलब क्या लेके चलेंगे, F12 बराबर हो जाएगा K Q1 डॉट Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, है ना। 1 का 2 की दिशा में क्या है वो लेके चलेंगे। तो 1 का 2 की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होता है, एकांक सदिश क्या होता है, R21 होता है। क्योंकि इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किस रूप में कन्वर्ट करना है, सदिश रूप में कन्वर्ट करना है। तो इसके एकांक सदिश का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जो एकांक सदिश हो जाएगा क्या, R21 के, क्योंकि Q2 का Q1 की दिशा में देखना है अपने को, एकांक सदिश ना, क्योंकि 1 पे निकाल रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सदिश रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे F12 कैप बराबर हो जाएगा K Q1 डॉट Q2 अपॉन R। अब देखिए R21 कैप का मान क्या होता है, R21 सदिश अपॉन R21 ये होता है। तो K Q1 डॉट Q2 अपॉन ये R21 नीचे आएगा, तो R21 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, और बचेगा क्या, सदिश R21। इतना क्लियर हुआ? और यहाँ पे देखिए R21 की वैल्यू किसके इक्वल है, इसका जो परिमाण है, इसकी जो वैल्यू है वो R के इक्वल है। तो F12 का जो मान है वो हो जाएगा K Q1 डॉट Q2 अपॉन हो जाएगा R³ इंटू, ये इंटू नहीं लगाइएगा यहाँ पे, है ना, सदिश है, तो ये R21 वेक्टर हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। इतना क्लियर हुआ? अब क्या निकाल रहे हैं, Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q2 पर लगने वाला बल। अब देखिए Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या ले लेंगे, जस्ट उल्टा F21, है ना भाई। Q1 आवेश के कारण Q2 पे कितना बल लग रहा है, Q2 आवेश के कारण Q1 पे कितना बल लग रहा है। तो Q1 आवेश के कारण Q2 पे कितना बल लग रहा है, F21 लेके चलते फिर हाथ। तो इसका सूत्र हो जाएगा क्या, K Q1 डॉट Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। अब इसकी भी एकांक सदिश का R12 कैप का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 का 2 की दिशा में
एकांक सदिश होता है ये, क्योंकि किस पे निकाल रहे हैं, 2 पे बल निकाल रहे हैं, किस पे निकाल रहे हैं, 2 पे बल निकाल रहे हैं, तो 1 का 2 की दिशा में जो एकांक सदिश होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सदिश रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए R12 कैप का मान क्या हो जाएगा, सदिश R12 अपॉन R12 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सदिश F21 बराबर K Q1 डॉट Q2। अब देखिए यहाँ पे R21 आएगा तो ये R12 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा R12 वेक्टर। इतना क्लियर हुआ। अब ये R12 की वैल्यू किसके इक्वल है, देखिए R12 का जो परिमाण है वो R के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं सदिश F21 बराबर हो जाएगा K Q1 डॉट Q2 अपॉन R क्यूब R12 सदिश, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं चित्र से। चित्र में आप देखते हैं कि यहाँ पे R12 और R21 दोनों का परिमाण बराबर है, बट दिशा क्या है, विपरीत है। दोनों का परिमाण आपस में क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी या यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, दोनों की दूरी क्या होगी, समान होगी, बट दिशा क्या होगी, विपरीत। तो इसलिए सदिश में दिशा विपरीत होती है, क्या लगता है कि प्लस, दूसरे में क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा समीकरण 3। तो अब देखिए R12, इसमें सभी चीज़ सेम है, बट अंतर किस में है, R21 का जो सदिश है वो R12 के सदिश के क्या है, माइनस के इक्वल है। तो जब तीनों का तुलना करेंगे, समीकरण 1, 2 तथा 3 की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या आएगा, सदिश F12 का जो मान है माइनस ऑफ सदिश F21 के मान के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया। इसका मतलब दोनों के बल का जो परिमाण है वो समान होगा, बट दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। बल का परिमाण क्या होगा, समान होगा, बट दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। क्या होगी, विपरीत होगी। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है ना, सदिश का निरूपण करिए, कूलाम के नियम के सदिश रूप का निरूपण करिए, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे देखिए दोनों बल का परिमाण तो बराबर है, बट दिशा क्या है, विपरीत है। ये किसको शो करता है, न्यूटन के तीसरे नियम को शो करता है। तो इसका मतलब कूलाम के नियम जो है न्यूटन के तीसरे नियम का क्या करता है, पालन करता है। मतलब अगला पॉइंट अपन बोल सकते हैं, न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, तीसरे नियम का पालन करता है। बोलेगा कूलाम के नियम से गति के तीसरे नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, तो आप इसको कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। कई आवेशों द्वारा किसी अकेले आवेश पर आरोपित बल, जैसे मान लो एक आवेश है Q0, इस अकेले आवेश पर बहुत सारे क्या लगा रहे हैं, आवेश बल लगा रहे हैं। Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश, Q4 आवेश, और भी हो सकते हैं इधर। ठीक है, तो ही बोल रहा है कई आवेशों द्वारा किसी अकेले आवेश पर आरोपित कुल बल प्रत्येक आवेश द्वारा उस अकेले आवेश पर आरोपित बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। मतलब इस पे लगने वाला कुल जो बल होगा वो सभी आवेशों द्वारा लगने वाले कुल बल के सदिश योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं इसकी दिशा में इसका एकक सदिश क्या लेके चलते हैं, है ना। 1 का 0 की दिशा में R10 लेके चलते हैं, 2 का 0 की दिशा में R20 लेके चलते हैं, 3 का 0 की दिशा में R30 लेके चलते हैं, है ना। और 4 का 0 की दिशा में क्या लेके चलते हैं, R40 लेकर चलते हैं। इतना समझ में आ गया। तो इस तरीके से Q5, Q6, Q7 भी हो सकते हैं, बहुत सारे आवेश यहाँ पे हो सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये क्या है, इसका मान लो एक अपन इसको 2D में लेके चलते हैं, x और y एक्सिस के लिए। समझ में आ गया। तो सबका अलग अलग क्या होगा, स्थिति सदिश होगा, है ना। सबका अलग अलग क्या होगा, स्थिति। इसकी स्थिति सदिश क्या होगी, R10 सदिश R10, सदिश R20, सदिश R30, सदिश R40 होगा। इस सबकी क्या होगी, अलग अलग स्थिति सदिश होगी। तो क्या बोल रहा है कि 0 पे लगने वाला कुल बल, मतलब इस पे मान लो कितना कुल बल लग रहा है, F कुल बल लग रहा है। तो ये F कुल बल जो होगा सभी आवेशों द्वारा लगने वाले कुल बल के बराबर होगा। तो पहले आवेश के द्वारा लगने वाला बल मान लो F01 है, दूसरे आवेश के द्वारा लगने वाला बल क्या है, F02 है, तीसरे आवेश पे लगने वाला बल क्या है, F03 है, और इसी तरह चौथे आवेश का भी ले सकते हैं, पांचवें आवेश का भी ले सकते हैं। तो सभी आवेशों के लगने वाले बल के सदिश योगफल, तो सबका सदिश रूप ले लो।
और सबके योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस पे लगने वाला जो कुल बल होगा वो सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले कुल बल के योगफल के सदिश रूप के बराबर होगा। समझ में आ गया, सदिश योगफल के बराबर होगा। तो अब देखिए F01 का मान क्या हो जाएगा, K Q1 इंटू Q1 इंटू Q0 इन दोनों के बीच का है ना, R10 का वर्ग और यहाँ पे क्या आ जाएगा R10 कैप प्लस K Q2 डॉट Q2 और Q0 के बीच लगने वाला बल R20 का वर्ग और यहाँ पे आ जाएगा R21 कैप। इसी तरह F03 क्या हो जाएगा, 0 और 3 के बीच लगने वाला बल K Q3 इंटू Q0 अपॉन R30 का वर्ग और यहाँ पे आ जाएगा R31 कैप प्लस सो ऑन। तो इस तरीके से सभी का अलग अलग क्या निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल बल का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे एक स्टेप ले सकते हैं ना भाई, यहाँ पे K Q1 डॉट Q0 अपॉन ये R कैप 10 क्या होता है, सदिश R10 अपॉन R10, तो ये R10 का क्या हो जाएगा क्यूब, इसके पहले अपन किए हैं। सेम ऐसी K Q2 डॉट Q0 अपॉन देखिए ये R21 कैप का क्या हो जाएगा, R21 सदिश हो जाएगा, सदिश R21 और R21 0 नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा R20 का क्यूब प्लस K Q3 डॉट Q0 अपॉन क्या हो जाएगा ये R31 कैप क्या हो जाएगा R31 सदिश अपॉन R31, तो यहाँ पे ये R30 होगा ना, R31 नहीं होगा, R30 सदिश अपॉन क्या हो जाएगा R30, तो R30 स्क्वायर पहले से, तो यहाँ पे आ जाएगा R30 का क्यूब प्लस सो ऑन। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, इनका अध्यारोपण के सिद्धांत से कुल बल निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो किसी भी एक आवेश पे लगने वाला जो कुल बल का मान है वो सभी आवेशों के लगने वाले बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। इसे बोला जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ये आपके न्यूमेरिकल में ज़्यादातर काम आएंगे। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपके पास दो आवेश है, पहला आवेश है +9e, दूसरा आवेश है +e। थोड़ा बड़ा लेके चलते हैं ना, यहाँ तक ले लो। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या दी हुई है, 8 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, 8 मीटर दी हुई है। तो तीसरा आवेश कहाँ पे रखा जाए कि जो ये सिस्टम बना हुआ है वो क्या हो सके, संतुलित रह सके। ठीक है, तो मान लो तीसरे आवेश को मैं कहीं यहाँ पे रखता हूँ, ये सेंटर पे नहीं है, कहीं भी कोई भी बिंदु हो सकता है। तो तीसरा आवेश जो Q है उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, तो जब यहाँ पे रखूँगा, मान लो यहाँ की दूरी x है, तो ये कितनी हो जाएगी, 8 माइनस x हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इसको संतुलित रखना, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। जैसे मान लो एक रस्सी को पकड़ के दोनों साइड से खींच रहे हैं, संतुलित में कब होगा, जब दोनों के द्वारा उस रस्सी पे क्या लगेगा, समान बल लगेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या है, इसके द्वारा लगाया जाने वाला बल और इसके द्वारा लगाया जाने वाला बल, दोनों बल क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। मान लो ये लगा रहा है F1, ये लगा रहा है क्या, F2, तो F1 और F2 का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं संतुलन की स्थिति में क्या होगा भाई, F1 का मान जो है F2 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों का परिमाण, F1 और F2 का जो परिमाण है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो F1 का मान क्या हो जाएगा बताइए, K, पहला चार्ज क्या है यहाँ पे 9e, दूसरा चार्ज क्या है Q, और दूरी कितनी, दोनों के बीच की दूरी x वर्ग हो जाएगी। अब आगे देखिए F2 का मान K, पहला आवेश कितना है Q और दूसरा आवेश कितना है E, और दूरी कितनी है दोनों के बीच की, 8 माइनस x का वर्ग। इतना क्लियर हुआ। यहाँ से K E मतलब 1.6 × 10⁻⁻19, और ये Q जो है आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा भाई, 9/x² इज इक्वल टू 1/8 माइनस x होल स्क्वायर। अब इसी को देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखिए, 3/x होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/8 माइनस x होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा देखिए, 3/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/8 माइनस x हो जाएगा। प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, है ना भाई, है ना। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में आ जाएगा। वो अंडर रूट में आएगा तो +1 का भी स्क्वायर 1 होता है, -1 का भी स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, +-1। अब यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव लेने पर क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव लेने पर, तो पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/x इज इक्वल टू +1/8 माइनस, तिरिया गुणा करते हैं, 8 तिया कितना होता है 24, -3x और ये x, ये हो जाएगा -3x + x 4x
24 एक्स इजिकल टू 4 छक्के क्या होता है 24, 24 क्या आ गया वैल्यू 4 छक्के 24 सॉरी कितना आएगा 6 मीटर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 मीटर। ठीक, अब क्या लेते हैं माइनस साइन लेने पर, कौन सा साइन ले रहे हैं माइनस साइन लेने पर, तो माइनस साइन लेंगे 3/x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1 क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 × 24 माइनस 3x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस 3x उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3x, तो माइनस एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 मीटर, जो संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि देख लीजिए दोनों आवेश का बल इधर लगेगा, एक का बल इधर लग रहा है दूसरे का बल इधर लग रहा है इस बिंदु पे, दोनों की दिशा क्या है विपरीत है। अगर यहाँ कहीं पे होगा 12 मीटर मतलब इधर हो सकता है या तो इधर भी हो सकता है, तो 12 मीटर पे होगा तो 12 मीटर मतलब यहाँ कहीं पे होगा, तो यहाँ कहीं पे होगा तो दोनों की दिशा क्या हो जाएगी समान हो जाएगी, तो कुल बल का मान संतुलित नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, इसलिए यह संभव नहीं है। तो ये बाहर हो गया, तो ये संभव नहीं है, तो संभव क्या होगा 6 मीटर पर। तो आंसर क्या आएगा x बराबर 6 मीटर, मतलब वह बिंदु जहाँ पर Q चार्ज को Q आवेश को रखने पर संतुलित होगा उसका मान प्लस 9e से 6 मीटर पे होगा। तो मतलब वह बिंदु जो है कहाँ पे होगा प्लस 9e से 6 मीटर की दूरी पे होगा। तो प्लस 9e से अगर 6 मीटर की दूरी पे होगा तो प्लस e से कितनी मीटर की दूरी पे होगा 8 माइनस 6 कितने मीटर की दूरी पे होगा 2 मीटर की दूरी पे होगा। तो ये था एक न्यूमेरिकल, इतना क्लियर हुआ। चलिए कूलाम के नियम का क्वेश्चन देखते हैं। 3 बिंदु आवेश +5 तथा +5 माइक्रो कूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी त्रिभुज के ABC के शीर्षों पर रखा है। प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल क्या है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मान लो मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे ऐसा, ये A, ये वाला B, ये वाला C, सभी पे कितना आवेश रखा है 5 माइक्रो कूलम आवेश, यहाँ भी कितना आवेश रखा है 5 माइक्रो कूलम आवेश, और यहाँ भी कितना आवेश रखा है 5 माइक्रो कूलम आवेश। और सबकी भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर अपने को दिया हुआ है। ठीक है, अपने को कोई भी एक आवेश पर क्या निकालना है बल निकालना है। तो मैं मान लो इसको लेके चलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, अगर दोनों आवेश प्लस प्लस होंगे तो बल कैसा लगेगा रिपल्सिव फोर्स लगे, रिपल्सिव फोर्स मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों अगर माइनस होंगे तो भी कैसा बल लगेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा। एक प्लस है और दूसरा क्या है माइनस है, तो कौन सा बल लगेगा आकर्षण बल लगेगा। ये याद रखिएगा, अगर ये आपको याद है तो आपका न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएगा। अब देखिए सबसे पहले बी पे लगने वाला बल निकालना है, तो बी पे कौन कौन बल लगाएगा ए भी लगाएगा और साथ में क्या लगाएगा सी भी लगाएगा। सबसे पहले देखिए ए और बी के बीच लगने वाला बल कैसा होगा, दोनों धनात्मक है, तो दोनों अगर धनात्मक है तो क्या होगा दोनों में क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के कारण बी जो है ए से क्या होगा दूर जाएगा, तो समझ में आया, तो बी जो है ए से क्या होगा दूर जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। तो ये हो गया एफ बी ए, मतलब ए के कारण बी पे लगने वाले बल की दिशा। इतना क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सी वाला भी किस पे बल लगाएगा बी पे बल लगाएगा, सी वाला भी किस पे बल लगाएगा बी पे बल लगाएगा। तो सी वाला बी पे बल कैसा लगाएगा, दोनों धनात्मक है, तो बी भी क्या होगा सी से दूर जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा ऐसा। ठीक है, मान लो ये सब बहुत त्रिभुज लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 अंश और ये भी कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर ये 60 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बल लग रहा है वो कितना हो जाएगा एफ बी सी हो जाएगा। सी के द्वारा किस पे लग रहा है बी पे बल लग रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा हमें परिणामी निकालना पड़ेगा। तो ये तो बी ए के द्वारा लगने वाला बल हो गया, ए और बी के बीच लगने वाला बल हो गया, ये सी और बी के बीच लगने वाला बल हो गया, और इन दोनों का जो परिणामी होगा वो कहाँ पे आएगा यहाँ पे, जिसको बोलेंगे नेट बल, कुल बल एफ नेट। इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले अपने को एफ बी सी निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा एफ बी ए। तो एफ बी सी और एफ बी ए दोनों का मान क्या होगा समान होगा। क्यों होगा समान दिया यहाँ पे, क्योंकि दोनों क्या है दोनों के आवेश समान है और दोनों के क्या है दूरी समान है। तो सूत्र होता है के Q1 डॉट Q2 अपॉन होता है आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे के का मान 9 × 10⁹। पहला आवेश कितना है 5 माइक्रो कूलम, 5 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। दूसरा आवेश भी कितना है 5 × 10⁻⁻6 हो जाएगा ये भी।
और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी, 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² मीटर। इतना क्लियर हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, FBC और FBA का मान निकल जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 22.5 न्यूटन। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 22.5 न्यूटन। तो FBC और FBA का मान आ गया। लेकिन FBC और FBA नहीं निकालना, अपने को क्या निकालना है, F नेट निकालना है। तो यहाँ से F नेट का जो मान आएगा वो कितना आएगा, F नेट बराबर हो जाएगा, आप पढ़े हैं वेक्टर में है ना, सदिश में क्या होता है, FBA का वर्ग प्लस FBC का वर्ग प्लस 2FBA FBC cos थीटा। थीटा मतलब दोनों के बीच का कोण। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 60 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देते हैं इस तरीके से। तो ये है 22.5 का वर्ग प्लस 22.5 का वर्ग प्लस 2 × 12.5 × 12.5 × cos 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, cos 60। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 2 के साथ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बचेगा 22.5 का वर्ग, 22.5 का वर्ग प्लस यहाँ पे देखिए 1/2 हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 22.5 का वर्ग। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो F नेट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 × 22.5 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अब इसे देखिए 22.5 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, √3। और √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर 38.97 न्यूटन। तो प्रत्येक चार्ज पे, चाहे यहाँ पे लो, चाहे यहाँ पे लो, चाहे यहाँ पे लो, सब पे क्या लगेगा, समान बल लगेगा। कितने का, 38.97 न्यूटन का बल लगेगा। तो मेन इसमें क्या है, अपने को दिशा जानना है। अगर दिशा आप सही शॉर्ट समझ जाओगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए NCERT का एक क्वेश्चन देखते हैं। 2 विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोले A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। 2 गोले हैं इस तरीके से, दोनों की केंद्रों से बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर दी हुई है, मतलब 50 × 10⁻² मीटर। ये अपने को दिया हुआ है। इतना क्लियर है। अब बोल रहा है यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻7 कूलम, इसके पे कितना है, 6.5 × 10⁻7 कूलम, मतलब Q1 का मान, और यहाँ पे Q2 का मान दिया हुआ है कितना, 6.5 × 10⁻7 कूलम दी हुई है। तो इसमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा, कि दोनों धनात्मक है तो दोनों क्या होंगे, दूसरे जीव जाएंगे। तो कितना प्रतिकर्षण बल लग रहा है ये अपने को निकालना है। A तथा B की त्रिज्या नगण्य है, मतलब ये दूरी क्या है, नगण्य है, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है 50 × 10⁻² मीटर टोटल दूरी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए क्या होता है फार्मूला, F = होता है K Q1 डॉट Q2 अपॉन होता है R²। ठीक है, तो यहाँ पे K का मान 9 × 10⁹ ये दी हुई है। Q1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6.5 × 10⁻7, और Q2 का मान कितना, 6.5 × 10⁻7 सेम हो जाएगी, है ना यहाँ पे। और यहाँ पे R² मतलब दोनों के बीच की दूरी 50 × 10⁻² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, F का मान निकल जाएगा, जो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना, 1.52 × 10⁻² न्यूटन। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया फर्स्ट वाले का। अब इसमें थोड़ा सा क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दिया जाए, प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा क्या कर दी है, दोगुनी, तो K, तो ये Q1 की जगह में क्या करने बोला, दुगना, मतलब 2Q। ये भी कितना हो जाएगा, 2Q, Q1 2Q2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। दुगना कर दिया इसको, 2Q1 कर दिए, 2Q2 कर दिए, और दूरी को क्या करने बोल रहा है, आधी करने बोला। दूरी को आधी करेंगे तो R क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो ये आधी कर दिए। ठीक है, तो आधी कर देंगे तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा अपने को निकालना है। तो देखिए F = क्या हो जाएगा, K 2Q1 डॉट 2Q2 अपॉन R का वर्ग, ये 2 का वर्ग होगा, 2 × 2 = 4, ये ऊपर चले जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 चौक कितना होता है, 16 K Q1 डॉट Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R²। तो F का मान क्या आ जाएगा, F' ले लेते हैं, इसको नया फोर्स है ना। तो F' कितना हो जाएगा, 16 × अब यहाँ पे देखिए K Q1 डॉट Q2 अपॉन R² का पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पे रख दो 1.52 × 10⁻²। ये आ चुका है ऑलरेडी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको करना था, आप मान रख के कर सकते हो। तो यहाँ पे F' का मान कितना हो जाएगा, इसको फाइनल सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.243 न्यूटन। इतना क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चेंजेस करना है, डबल करना है आवेश को, और दूरी को क्या करना है, आधी कर देना है। इतना क्लियर हुआ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक NCERT का क्वेश्चन है।
चलिए इसी के बाद इसी क्वेश्चन के ऊपर एक नया क्वेश्चन दिया हुआ था नीचे में एनसीईआरटी में, वो देखते हैं क्या बोल रहा है। मान लीजिए इस प्रश्न में गोले ए तथा बी आकार में सर्वसम है, मतलब दोनों आकार में क्या है, समान है, तथा इसी प्रकार का तीसरा आवेशित गोला पहले गोले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा, ये अपने को निकाला। मतलब बोल रहा है कि आपके पास गोला ए तो है ही है, साथ में क्या है, गोला बी है, दोनों पे आवेश क्या है, समान है। देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 का मान Q2 के बराबर है ना, दोनों का मान क्या है, समान है, कितना 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है। इसको मैं Q लेके चलता हूँ कुछ देर के लिए, है ना, दोनों का मान क्या है, समान है, इसको क्या ले लिया मैंने, Q ले लिया। मतलब इसके भी Q आवेश है, इसमें भी कितना है, Q आवेश है, ये अपन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि एक तीसरा गोला अनावेशित गोला, अनावेशित है, ये दोनों आवेशित है, कितना, इस पे Q है, इस पे कितना है, Q है। अब अनावेशित गोला को पहले किसके पास लेके जाता हूँ, ए के पास। तो ये अनावेशित गोला जब इसके पास आएगा तो इसके पास आएगा, तो इसके पास तो कुछ आवेश नहीं है, इसके पास Q आवेश है, तो दोनों में आवेश क्या होगा, बराबर बराबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसके पास कितना था, Q था, तो अब इसके पास कितना बच जाएगा, इसके पास लेके जाएंगे तो Q/2 बचेगा, इसके पास कितना बच जाएगा, Q/2 बच जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर, अब इसको किसके संपर्क में लाना है, इसके गोले के संपर्क में लाना है। अब C वाला कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ आ गया, तो इसके पास कितना है, Q, अब इसके पास कितना है, Q/2 है। इतना क्लियर हो गया। अब दोनों जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, Q + Q/2 कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो 3Q/2 कितना हो जाएगा, Q + Q/2 दोनों को मिला कितना हो जाएगा, 3Q/2 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल हो गया दोनों का आवेश। अब दोनों में ये आवेश क्या होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, तो जब दोनों में आधा आधा बटेगा तो कितना हो जाएगा, इस पे आ जाएगा कितना, 3Q/4 और इस पे आ जाएगा कितना, 3Q/4 आ जाएगा। ये फाइनली इस पे बचेगा, समझ में आ गया। तो इस पे कितना बच गया, 3Q/4, इस पे कितना आ गया, 3Q/4। मतलब ये दोनों का जो आवेश था वो दोनों का क्या हो गया, धन दोनों को सम कर देंगे। सम करने के बाद जो भी आएगा उसको हाफ दोनों में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3Q/4 आ जाएगा, इसमें भी कितना आ जाएगा, 3Q/4। तो अब देखते हैं ए और बी के पास कितना बचा। तो ए के पास कितना बच गया यहाँ पे, Q/2, और बी के पास कितना बचा यहाँ पे, फाइनली कितना बच गया, 3Q/4 बच गया। ये ऐसा बोल रहा है ना। अब बोल रहा है कि अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा, ये अपने को निकालना है। ठीक है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ सी वाले को इसके पास ले गए, फिर इसके पास ले गए, फिर हटा दिए। तो जो भी चेंजेस हुआ वो कितने का हुआ, Q/2 का ए में हुआ, 3Q/4 का किस में हुआ, बी में हुआ। और दोनों के बीच की दूरी कितनी, 50 सेंटीमीटर, 50 × 10⁻² मीटर ये है। तो अपने को अब नया लगने वाले बल की गणना करना है। तो नया बल क्या हो जाएगा, बल का फार्मूला वही है, F = K, पहला चार्ज दूसरा चार्ज, इसको ऐसा ले लो, पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2 है ना, अपॉन हो जाएगा R²। तो ये हो जाएगा Q पहला चार्ज और दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे भाई, K की वैल्यू 9 × 10⁻9 है ना। तो पहला चार्ज कितना है, Q/2 है, दूसरा चार्ज कितना है, 3Q/4 है, और दूरी कितनी है, R² 50 × 10⁻² है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 9 × 10⁻9 हो गई है। ठीक है, Q की वैल्यू दी हुई कितनी, 6.5 × 10⁻7 डिवाइडेड बाई कितना है, 2 है, इंटू फिर से Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3Q, 3 × 6.5 × 10⁻7 हो जाएगी, डिवाइड बाई कितना है, 4 है, और नीचे कितना बचा है, 50 × 10⁻²। बट ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लगा लीजिएगा, स्क्वायर लगा लीजिएगा। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो नया बल निकल जाएगा, न्यू, जो नया बल होगा वो कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये हो जाएगा कुल बल का मान। तो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी एक अनावेशित गोला को अगर आवेशित गोले के पास लाते हैं तो आवेश दोनों में क्या होता है, बराबर बराबर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पहले से जो भी आवेश रहेगा इसमें जो भी रहेगा दोनों को जोड़ लेना, जोड़ने के बाद जो आएगा उसको दोनों में आधा आधा क्या करना, डिवाइड कर देना। तो ये लॉजिक था क्वेश्चन का, इसको अपने को समझना था। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से देखिए। एक समान बिंदु आवेश जिसका मान कितना दिया है, 16 माइक्रोकूलम 0.2 मीटर भुजा के वर्ग के शीर्षों पर व्यवस्थित है। मतलब ये मैंने क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। ठीक है, इसके शीर्ष पर व्यवस्थित है, मतलब यहाँ भी 16 माइक्रोकूलम है। इसको ए लेके चलता हूँ, इसको बी लेके चलता हूँ, इसको सी लेके चलता हूँ, इसको क्या लेके चलता हूँ, डी लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, व्यवस्थित है। ठीक है, यहाँ भी 16 माइक्रोकूलम है, यहाँ भी 16 माइक्रोकूलम है, और यहाँ भी कितना है, 16 माइक्रोकूलम का आवेश चारों कॉर्नर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो
किसी भी एक आवेश पर लगने वाले बल की गणना करें। मान लो मैं यहाँ पे निकालता हूँ बल, इस पर क्या करना है, अपने गणना करना है। तो देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ए और डी में क्या हो, प्रतिकर्षण होगा। तो ए के द्वारा डी पे कैसा बल लगेगा, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा एफ ए। एफ वाला किस पे लगा रहा है, ए वाला डी पे लगा रहा है, ठीक है। वैसे सी वाला भी क्या लगाएगा, इस पर बल लगाएगा। तो सी वाला किधर लगाएगा, इस दिशा में लगाएगा, इस तरीके से। तो ये हो गया एफ सी। इतना क्लियर हो गया। सेम उसी तरीके से बी वाला भी क्या लगाएगा, इस पर बल लगाएगा, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा एफ बी। इतना क्लियर हुआ। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। यहाँ भी कितना हो जाएगा 0.2 मीटर, यहाँ भी कितना हो जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबकी लंबाई भी दी हुई है अपने को, ठीक है। अब ये वाला जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी बी डी, तो 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 0.2 का वर्ग प्लस 0.2 का वर्ग, क्योंकि ये क्या है, कर्ण है। तो कर्ण होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग जो है। तो कर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ ए निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, सबसे पहले एफ सी निकालेंगे। तो एफ ए और एफ सी का मान क्या होगा, समान होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि दोनों का आवेश समान है, दोनों की दूरियाँ भी क्या है, समान है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, के 9 × 10⁻⁹ Q1 पहला आवेश, 16 × 10⁻⁻6 दूसरा आवेश भी कितना है, 16 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। भाई सूत्र क्या लगा रहा है फोर्स का, के Q1 डॉट Q2/r², दोनों आवेशों का गुणनफल और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 0.2 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो एफ ए और एफ सी की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहाँ से कैलकुलेट करने से निकल जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एफ ए और एफ सी की वैल्यू यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी कैलकुलेट करने की वैल्यू आएगी 57.6 न्यूटन, यहाँ से आ जाएगी एफ ए और एफ सी की वैल्यू। इतना क्लियर हुआ। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ बी की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ बी की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखिए, यहाँ भी के Q1 डॉट Q2 पहला चार्ज की पहला चार्ज कितना है, 16 × 10⁻⁻6, दूसरा चार्ज भी कितना है, 16 × 10⁻⁻6। बस दोनों के बीच की दूरी का वर्ग क्या हो जाएगा, तो इसका वर्ग कर दीजिए, दूरी मतलब बी डी। तो बी डी का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 का वर्ग प्लस 0.2 का वर्ग। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। समझ में आ गया। इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लगा लीजिए, अंडर रूट लगा लीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए इसका। तो ये वर्ग और अंडर रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, मान निकल जाएगा। इसका मान आएगा 28.9 न्यूटन। कितना आएगा, 28.9 न्यूटन, या 8 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी, 28.8 न्यूटन के आसपास इसकी वैल्यू आ गई। तो एक इसकी वैल्यू निकल गई, एफ बी की वैल्यू निकल गई। अब अपने को क्या निकालना है, अब देखिए यहाँ पे एफ ए, एफ सी और एफ बी निकल गया इस तरीके से। तो ये एफ ए और एफ सी का सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, मतलब परिणामी निकालना पड़ेगा। तो दोनों का परिणामी मान लो कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, क्या आ गया, ये एफ ए सी, ठीक है। तो एफ ए और एफ सी का जो परिणामी वो कहाँ पे आया, एफ ए सी आया। तो एफ ए सी का मान क्या हो जाएगा भाई बताइए, एफ ए का वर्ग प्लस एफ सी का वर्ग प्लस 2 एफ ए एफ सी कॉस कितना है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। तो कितना है एफ ए और एफ सी की वैल्यू, 57.6 का वर्ग प्लस 57.6 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 257.6 का वर्ग। तो यहाँ से आ जाएगा √2 × 57.6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, एफ ए सी की वैल्यू। तो एफ ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 81.5 न्यूटन, 81.5 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एफ बी और एफ सी की वैल्यू आ गई। तो एफ बी और एफ सी से क्या निकलेगा, कुल परिणामी बल निकल जाएगा यहाँ से, एफ नेट, है ना भाई। पहले देखिए यहाँ पे एफ ए, एफ बी और एफ सी 3 था, तो पहले एफ ए और एफ सी का क्या निकाल लिए, परिणामी निकाल लिए। और वो जो परिणामी है वो एफ बी के साथ, अब इन दोनों काम खत्म हो गया, तो एफ बी के साथ क्या है, दोनों सेम दिशा में है। तो सेम दिशा में तो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ नेट का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ नेट की जो मान हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एफ बी प्लस एफ ए सी, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, समान है। समझ में आ गया। तो एफ नेट का मान क्या हो जाएगा, एफ बी प्लस एफ ए सी के बराबर हो जाएगा। तो एफ बी की वैल्यू देखिए कितनी आई यहाँ पे, 28.8 न्यूटन, और एफ ए सी की वैल्यू कितनी आई है, 81.5 न्यूटन आई है। तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी 110.3 न्यूटन, ठीक है। और कहाँ होगा, इसका दिशा कैसी होगी, दिशा बी डी की दिशा में, बी से डी की दिशा में होगी, इस दिशा में इसका जो परिणामी होगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे भी निकालोगे तो इसका ही मान कितना आएगा, 110
0.3 न्यूटन आएगा। इतना समझ में आ गया बच्चों? उम्मीद है आप लोग को आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिजिक्स अगर आपको अच्छे से करना है, पढ़ना है, तो उसके लिए आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा और साथ में न्यूमेरिकल का अप्रोच आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपका फिजिक्स बहुत अच्छे से हो पाएगा। इतना क्लियर है? तो अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।